वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ हरदा डिग्री कॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे फाउंडेशन कोर्स सेकंड का एक जो पेपर होता है योगा एंड एनवायरनमेंट के बारे में। तो हम यहाँ पर एनवायरनमेंट के सिलेबस का ओवरव्यू देखते हैं। ओके, तो हमारा जो एनवायरनमेंट का सिलेबस है इसमें 3 यूनिट्स आते हैं। आप लोगों को बेसिकली पता होगा कि ये जो पेपर है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे बेस्ड है। तो 50 क्वेश्चंस आपको योगा के आएंगे एंड 50 क्वेश्चंस एनवायरनमेंट के आएंगे। आपको एक क्वेश्चन डिस्प्ले होगा और उस पे 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो उसी का हमको क्या होगा, जब भी हम एनवायरनमेंट के बारे में जानना चाहते हैं या पढ़ेंगे तो हमको पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमारे क्लियर होंगे, जब भी हम ऑब्जेक्टिव्स को टिक कर पाएंगे। तो लेट्स हैव अ सिलेबस ओवरव्यू। फर्स्ट यूनिट जो हमारा है वो है एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें आपको एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एनवायरनमेंट से रिलेटेड टर्म्स दिए हैं, तो कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा टर्म दिया है ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज आपको पता होना चाहिए, मतलब और फिर नेक्स्ट जो है हमको पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट का क्या स्कोप है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिर यहाँ पर देखिए कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स मतलब जो हमारी सराउंडिंग्स है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर। इन सब के बारे में आपको प्रॉपर डिटेल स्टडी करना होगा, जब भी आप अपने ऑब्जेक्टिव्स सही से क्लियर कर पाएंगे। फिर ब्रीफ अकाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, मतलब जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और उनसे एसोसिएटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनके बारे में आपको एक रीड करना होगा। फिर कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तो आप इसके बारे में जरूर रीड करिए। फिर हमारा नेक्स्ट यूनिट जो है सेकेंड यूनिट, ये है बायोम, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो बायोम, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में आपको स्टडी करना है। मेजर बायोम्स जो होते हैं, ठीक है, मेजर बायोम्स के बारे में आपको पढ़ना है। ट्रॉपिकल, टेम्परेट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, टंड्रा, वेटलैंड, यूस्टेरिन एंड मरीन, इन सब के बारे में आपको डिटेल स्टडी करना है। फिर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, मतलब जो लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में भी आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। इसके अंदर आएंगे आपके नेशनल पार्क्स, नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे सेंचुरीज होती हैं वो सब इसके अंदर आएंगे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस यूनिट। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड अबाउट द मेजर बायोम्स, और इसमें जो भी एनिमल्स लिव करते हैं उनके बारे में। एंड देन यूनिट 3 की हम बात करें तो इसका नाम है एनवायरमेंटल पोल्यूशन मैनेजमेंट एंड सोशल इश्यूज। एनवायरनमेंट क्या होता है, पोल्यूशन कैसे होता है, उस पोल्यूशन को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस बारे में आपको रीड करना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है एनवायरमेंटल लॉ एंड लेजिस्लेशन, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन एक्ट्स, मतलब कौन से ईयर में कौन सा एक्ट पास हुआ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही साथ कौन से लॉज हैं जिनके बारे में हमें प्रॉपर पता होना चाहिए। साथ ही साथ environmental movements, communication and public awareness programs, इन प्रोग्राम्स के बारे में, जैसे वन महोत्सव हुआ या इससे रिलेटेड जो भी बहुत सारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोग्राम्स किए गए थे, किन लोगों के द्वारा किए गए थे, कोई से डैम्स वगैरह थे तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए या उनको नहीं बनाने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें की गई थी, इससे रिलेटेड आपको पढ़ना है। The next है national and international organizations related to environment conservation and monitoring। जो national and international organizations होते हैं जैसे IUCN हुआ, इन सब के बारे में आपको properly पढ़ना है। Then role of information technology in environment and human health। Information technology का जो भी रोल है, ठीक है, किस चीज में, एनवायरनमेंट से रिलेटेड और ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड, कि हम कैसे हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो वो हमको इस यूनिट में पढ़ना है। तो ओवरऑल हमारे एनवायरनमेंट में 3 यूनिट्स हैं, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, बायोम, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन मैनेजमेंट एंड सोशल इश्यूज। थैंक यू। Hello and welcome to official YouTube channel of Harda Degree College.
आज हम फाउंडेशन कोर्स के एनवायरनमेंट के अंदर एक यूनिट 1 का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये हमारा कंप्लीट यूनिट 1 है। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम डिस्कस करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो बेसिकली एनवायरनमेंट के 4 कंपोनेंट्स हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। अब जो एटमॉस्फेयर है, आपको पता है जिस भी चीज़ से आप सराउंडेड है वो आपका क्या है, एटमॉस्फेयर है। इसकी जो लोअर मोस्ट लेयर है वो क्या है, ट्रोपोस्फियर है, जो कि अप टू 12 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस रहती है। ज़मीन की सतह से 12 किलोमीटर तक जो लेयर रहती है वो ट्रोपोस्फियर रहती है। एंड जो अपर मोस्ट लेयर है वो क्या है, स्ट्रेटोस्फियर है। ये अप टू 50 किलोमीटर्स थिक है और ये अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। बेसिकली इससे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ट्रोपोस्फियर कितने किलोमीटर्स तक है और स्ट्रेटोस्फियर कितने किलोमीटर्स तक है। देन हाइड्रोस्फियर इज रिलेटेड टू वाटर। जितना भी हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम है वो क्या है, हाइड्रोस्फियर के अंदर आता है। लिथोस्फियर मतलब जो लैंड है हमारा वो लिथोस्फियर के अंदर आता है। एंड बायोस्फियर मतलब जो ज़मीन पर जितने भी एनिमल्स रहते हैं, प्लांट स्पीशीज़ हैं, वो जिन चीज़ों से सराउंडेड हैं वो किसके अंदर आती हैं, बायोस्फीयर के अंदर आती हैं। तो बेसिकली ये क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी या ऊर्जा के प्रकारों के बारे में। तो ऊर्जा के क्या होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज जो होते हैं वो नॉन रेन्यूएबल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन रेन्यूएबल, मतलब इनको हम फिर से नहीं बना सकते। और जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं, रेन्यूएबल होते हैं, मतलब टाइम के साथ ये फिर से रिन्यू हो सकते हैं। और जो नॉन रेन्यूएबल हैं या कन्वेंशनल सोर्सेज हैं इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनने में और ये इजीली रिन्यू नहीं होते। तो नॉन रेन्यूएबल क्या होते हैं, कन्वेंशनल, और नॉन कन्वेंशनल क्या होते हैं, रेन्यूएबल। अब जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कमर्शियल और दूसरा होता है नॉन कमर्शियल। कमर्शियल मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि कोल हुआ हमारा, ऑयल और नेचुरल गैस हुआ, थर्मल पावर प्लांट में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो हुई, तो वो क्या है, कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। एंड नेक्स्ट है नॉन कमर्शियल, मतलब जो फायरवुड हुआ, लकड़ियाँ हम यूज़ करते हैं चूल्हा जलाने के लिए, जो हमारे विलेज एरियाज़ हैं वहाँ पर हाइड्रो पावर में जो यूज़ होता है और न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो यूज़ होता है वो क्या होता है, नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है। देन हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स की। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और बायोमास एनर्जी। सोलर एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। विंड एनर्जी आपने कहीं देखा होगा कि विंड मिल्स लगे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, विंड एनर्जी को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी, ये हमको जो ओशन की वेव्स होती हैं बड़ी बड़ी, वहाँ से क्या मिलती है, टाइडल एनर्जी। देन जियोथर्मल एनर्जी, अर्थ के सरफेस से जो एनर्जी जनरेट होती है वो क्या होती है, जियोथर्मल एनर्जी। एंड बायोमास एनर्जी, ठीक है, ये तो हो गए हमारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इस टॉपिक पे से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत ही अलार्मिंग टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब कि जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो तो हम रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज को हमको फ्यूचर में भी यूज़ करने में कोई दिक्कत ना आए, तो वो क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब बचा बचा के चीज़ों को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हुई हमारी सोलर एनर्जी जो अभी हमने देखी सोर्सेज ऑफ एनर्जी में। तो सोलर एनर्जी क्या होती है, हार्नेसिंग द सोलर एनर्जी टू रिड्यूस पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। जितना ज़्यादा हम सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कम होगा और एनर्जी बचेगी भी, क्योंकि सन आपको पता है कि हमेशा रोज़ ही आता है, तो उससे जो एनर्जी वो मिलेगी हमको वो क्या आएगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान के अंदर आ सकती है। तो नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब होता है जो खेतों में हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो हम अगर एक जैसे क्रॉप ग्रो करेंगे तो क्या होगा, सॉइल की जो फर्टिलिटी है उस पर असर पड़ता है। लेकिन जब हम क्रॉप को रोटेशन में, मतलब एक पहले गेहूं बो दिए, फिर नेक्स्ट ईयर हमने नेक्स्ट जो सीज़न आया उसमें वहाँ पर सोयाबीन की ग्रोथ करी, मतलब क्रॉप को हम रोटेट कर करके ग्रो करें, अलग अलग क्रॉप को अलग अलग सीजन में ग्रो करें, तो हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। आप अच्छे से इसको और भी रीड करिए आपकी बुक्स में से।
फिर नेक्स्ट है कुछ ऐसी एजेंसीज जो गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्रिएट कर रही है, मतलब जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। इनके फुल फॉर्म्स आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं टिक करने के लिए, जैसे कि CEE, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। ये कहाँ पर लोकेटेड है, इससे क्वेश्चन आता है, तो इट इज़ लोकेटेड इन अहमदाबाद। और कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो ये 1984 में इस्टेब्लिश हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है ये, आप अपना स्क्रीनशॉट्स लेकर के रख सकते हैं और डेफिनेटली आपको इनके फुल फॉर्म्स तो याद करना ही है। देन नेक्स्ट इज UKSN, उत्तराखंड सेवा निधि, ये कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट इज CPREEC, CPR एनवायरमेंटल एजुकेशन सेंटर, इट इज़ लोकेटेड इन चेन्नई। तो ये क्या है, कुछ नेशनल एजेंसीज हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रही हैं। नेक्स्ट है कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज के नाम हैं और इनके फुल फॉर्म है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट ईयर भी UNDP UNEP पे क्वेश्चन आया था इनके डायरेक्टली फुल फॉर्म पे से। तो UNDP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या हुआ था, 1965 में लॉन्च किया गया था। द नेक्स्ट इज UNEP, UNEP क्या है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। ये कब लॉन्च हुआ था, 1973 में। नेक्स्ट इज WNEP, वर्ल्ड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, कैम्ब्रिज UK में ये लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट इज WCU, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, 1948 में यूनाइटेड नेशंस में ये लॉन्च हुआ था। देन दैट नेक्स्ट है IUCN, इट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है IUCN, जो कि क्या करता है, नेचर को कंजर्व करने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए बनाया गया है। तो डेफिनेटली इस पे तो क्वेश्चन आते ही हैं। नेक्स्ट है GEF, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, फाउंडेड इन 1982। WSSD, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अभी हमने डिस्कस किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये उसी से रिलेटेड एक फुल फॉर्म है, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड नेक्स्ट इज CSD, कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड ये हमारा जो था फर्स्ट यूनिट के कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Hello dear students, now let's talk about wildlife. Wildlife क्या होता है, तो wildlife means the native animals of a region। किसी भी particular region में जो animals रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, wildlife बोलते हैं, या wildlife के अंदर वो आते हैं। जैसे आप फॉरेस्ट में देख सकते हैं स्वैम्प डियर, नीलगाय हुआ, कौसिंगा हुआ, ये सब क्या है, हमारे वाइल्ड लाइफ के कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स हैं जिनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की। तो क्या होता है एंडेंजर्ड स्पीशीज़, दीज आर द स्पीशीज़ विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन। कुछ ऐसी स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्शन के डेंजर में, एक्सटिंक्शन क्या होता है, ख़त्म हो जाना, पूरी तरह से अर्थ के सरफेस पे से कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स का ख़त्म हो जाना इज़ एक्सटिंक्शन, एंड विच मे नॉट सर्वाइव इफ़ एडवर्स फैक्टर्स कंटिन्यू टू रोटेट। और ऐसी स्पीशीज़ जो कि सर्वाइव नहीं कर सकती क्योंकि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर एंडेंजर्ड स्पीशीज़, तो ऐसी स्पीशीज़ जो डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, क्या ऑप्शन टिक करना है कि एक्सटेंट या ख़त्म होने की स्थिति पर है, उनको हम क्या बोलेंगे, एंडेंजर्ड स्पीशीज़। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं वल्नरेबल स्पीशीज़ की। वल्नरेबल स्पीशीज़ क्या होती हैं, तो वल्नरेबल स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती है, वल्नरेबल स्पीशीज़ लाइकली टू मूव इनटू द एंडेंजर्ड कैटेगरी, मतलब ये एंडेंजर में जाने के या एक्सटेंट होने की कगार पर है, तो उन स्पीशीज़ को हम क्या बोलेंगे, वल्नरेबल स्पीशीज़।
The species likely to move into endangered category in the near future if the casual adverse factors continue to operate। मतलब अगर यही हालात रहे, environment के जो हालात हैं वो ठीक ठाक नहीं रहे, उनके अगेंस्ट रहे, तो वो क्या हो जाएंगी, vulnerable species जो है वो endangered की कैटेगरी में चले जाएंगी और extinct हो जाएंगी, मतलब अर्थ के सरफेस पे से खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेयर स्पीशीज की। तो रेयर स्पीशीज क्या होती है? दीज आर द स्पीशीज विथ स्मॉल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एंड आर एट रिस्क। मतलब ऐसी स्पीशीज जो ऑलरेडी जो हमारा एनवायरनमेंट है या जो हमारा वर्ल्ड है जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। अगर हमने उनका प्रॉपर केयर नहीं किया गया, प्रॉपरली हमने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया, तो वो क्या होंगी, वल्नरेबल और एंडेंजर्ड की कैटेगरी में चली जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्रेटन्ड स्पीशीज की। तो थ्रेटन्ड की डेफिनेशन देखें तो दीज आर द स्पीशीज विच आर इन एनी वन ऑफ द एंडेंजर्ड वल्नरेबल रेयर स्पीशीज कैटेगरी। थ्रेटन्ड मतलब, थ्रेट का मतलब होता है डर, तो ऐसी स्पीशीज जिनका डर है हमको कि वो कहीं ना कहीं एंडेंजर, वल्नरेबल या रेयर की कैटेगरी में चले जाएंगी। जैसे कि बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं किसी पर्टिकुलर प्लांट, बहुत सारे पर्टिकुलर प्लांट कहीं लगा हुआ है, पर क्या हो रहा है, उसको प्रॉपर एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा है ग्रोथ के लिए, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो रेयर की कैटेगरी में चला जाएगा, मतलब कम क्वांटिटी में पाया जाने लगेगा। फिर वो क्या होगा, वल्नरेबल वाली कैटेगरी में चला जाएगा और फिर एंडेंजर्ड वाली में। आई एम टॉकिंग नॉट ओनली अबाउट प्लांट्स, पर हम वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्या होता है, एनिमल्स के साथ बेसिकली होता ही है। फिर हम बात करें थ्रेटन्ड रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स ऑफ इंडिया। बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि थ्रेटन्ड मतलब ऐसी स्पीशीज जो अभी हमने डिस्कस किया, ऐसी स्पीशीज जो रेयर, वल्नरेबल और एंडेंजर्ड की कैटेगरी में जा सकती हैं, तो उन स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, थ्रेटन्ड स्पीशीज। तो कुछ रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स की हम बात करेंगे जो कि थ्रेटन्ड हैं। कहाँ पर, इंडिया में। पहला है सैलमेंडर, दूसरा इज मार्श क्रोकोडाइल, यूस्ट्रीन क्रोकोडाइल और घड़ियाल। ये क्या है, कुछ एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं जो कि इंडिया में थ्रेटन्ड रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे आपको। नेक्स्ट है कुछ बर्ड्स के बारे में। तो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो थ्रेटन्ड बर्ड है, और द वाइट विंग्ड वुड डक, द वाइट विंग्ड वुड डक, ये क्या है, एक बर्ड है जो थ्रेटन्ड है। नेक्स्ट हम बात करें कुछ मैमल्स की जो कि थ्रेटन्ड है। तो केप्ड लंगूर, टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, गोल्डन कैट, फिशिंग कैट, स्लॉथ बियर और डेजर्ट कैट, ये क्या है, इंडिया की कुछ थ्रेटन्ड मैमल्स हैं। तो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इनके नाम आप याद कर लें पर्टिकुलर, और ये आपको ऑप्शंस में टिक करने आए तो ध्यान से इनको टिक करिएगा। आप प्रॉपर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। टाइगर, स्नो लेपर्ड, फिशिंग कैट, इनकी कुछ इमेजेस आप देख सकते हैं यहाँ पर। दिस इज मार्शी क्रोकोडाइल जो कि एक रेप्टाइल है और ख़त्म होने के उस पे है, थ्रेटन्ड है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बर्ड है। वाइट विंग्ड वुड डक। फिर कुछ रीजंस हैं जो वाइल्ड लाइफ को के डिप्लीशन के लिए हो रहे हैं, मतलब वाइल्ड लाइफ इनकी वजह से डिप्लीट हो रहा है। तो पहला रीज़न हम देखते हैं एब्सेंस ऑफ शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स जो हैं उनको शेल्टर मतलब उनको रहने की प्रॉपर जगह नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो कहीं ना कहीं हर जगह पर कब्जा कर रहे हैं। तो जो फॉरेस्ट है, जो हमारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, उनकी जो रहने की जगह है वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और इसकी वजह से भी वो थ्रेटन्ड की कैटेगरी में जा रहे हैं और धीरे धीरे क्या होगा, वो एक्सटेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों का काटा जाना, प्रॉपर ट्रीज प्लांट नहीं करना, वो किस कैटेगरी में आते हैं, डिफॉरेस्टेशन। तो जंगल कट रहे हैं, इसकी वजह से भी वाइल्ड लाइफ को नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड प्लांट्स
which affects the survival of wildlife. Destruction of wild plants, जो जंगली पेड़ पौधे हैं उनको क्या कर रहे हैं, जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो कहीं ना कहीं उनको डिस्ट्रक्ट कर रही है, इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, वाइल्ड लाइफ को नुकसान हो रहा है. एंड द मेजर इशू इज पोल्यूशन. पोल्यूशन की वजह से भी वाइल्ड लाइफ को नुकसान हो रहा है. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चीज़ में है कि वाइल्ड लाइफ क्यों डिस्ट्रॉय हो रही है, तो मेजर रीज़न है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो वाइल्ड लाइफ है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है, डिप्लीट हो रही है. ठीक है. देन नेसेसिटी फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. वाइल्ड लाइफ को बचाने की क्या आवश्यकता है, तो द वाइल्ड लाइफ हेल्प अस इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ नेचर. वातावरण में जो बैलेंस बन रहा है उसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ. फिर इट कैन इंक्रीज आवर फॉरेन एक्सचेंज इफ लिंक्ड विथ टूरिज्म. अगर वाइल्ड लाइफ को हम टूरिज्म से लिंक करते हैं तो ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज को क्या करेगी, बढ़ावा देगी और टूरिज्म को बढ़ावा देगी. लोग आएंगे अलग अलग प्रकार के एनिमल्स को देखने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट है द प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हेल्प्स टू मेक देयर स्टडी इजी. जो हम रिसर्च कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम वाइल्ड लाइफ पर प्रॉपरली रिसर्च कर सकते हैं कि हमारे इंडिया में कितनी वाइल्ड लाइफ है और उसको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, तो इसका पॉइंट ये है. नेक्स्ट है द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया इज अवर कल्चरल एसेट एंड हैड डीप रूटेड इफेक्ट ऑन इंडियन आर्ट, स्कल्पचर एंड रिलीजन. इंडिया के आर्ट पे, स्कल्पचर पे और रिलीजन पे जो वाइल्ड लाइफ है उसका बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट है. हम हमारे इंडियन कल्चर में पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारे आर्ट्स बनाए जाते हैं, तो ये भी एक रीज़न है कि हमें हमारे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए. अब आपको क्वेश्चन आएगा मल्टीपल चॉइस में, 4 ऑप्शंस आएंगे और उसमें कहीं ना कहीं 2-3 पॉइंट्स कुछ और लिखे होंगे और 1 पॉइंट लिखा होगा कि इनमें से कोई सा भी 1 पॉइंट हो सकता है. तो आप इसको रीड करें प्रॉपरली, आपको समझ आएगा. ठीक है. मोड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के कुछ मोड्स की हम बात कर लेते हैं. तो प्रोटेक्शन बाय लॉ, कुछ नियमों द्वारा, लॉज एंड लेजिस्लेशन द्वारा हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड स्पीशीज ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ. इंडियन वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्टेड स्पीशीज जो हैं उनको बहुत अच्छे से हम ध्यान रखें. हमारे जो जूज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वहाँ पर इनको प्रॉपर केयर दी जाए तो ये प्रिजर्व किए जा सकते हैं, कंजर्व किए जा सकते हैं. नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंचुरीज इन नेशनल पार्क. वही मैंने अभी बात करी कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनमें एक पर्टिकुलर एरियाज डिसाइडेड होते हैं, वहाँ इनको प्रिजर्व किया जा सके. कुछ नेशनल पार्क्स होते हैं वहाँ प्रिजर्व किया जा सके. जैसे कि हम बात करें मध्य प्रदेश भोपाल में वन विहार नेशनल पार्क है, वहाँ पर भी बहुत सारे एनिमल्स हैं. तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है, तो इट इज़ लोकेटेड इन सेंटर वन विहार नेशनल पार्क. इस टाइप के बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं पूरे इंडिया में. तो आपको क्या करना है, नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ना है और किन नेशनल पार्क में कौन से एनिमल्स रहते हैं इनके बारे में आपको डेफिनेटली रीड करना है अपनी बुक से. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें, नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ शुड बी केयरफुली प्रोटेक्टेड. जिन एरियाज में एनिमल्स रह रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा केयरफुली हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए. शूटिंग एंड हंटिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज शुड बी टोटली बैंड. मतलब हंटिंग और शूटिंग ये सब चीज़ों को क्या करना चाहिए, बैन करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, डायरेक्टली जो एनिमल्स होता है उनकी किलिंग होती है, उनको मार दिया जाता है और वो फिर हमको नहीं मिलते हैं, धीरे धीरे थ्रेटेंड होकर के और एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट है रिसर्च ऑन वाइल्ड लाइफ शुड बी एनकरेज. जो रिसर्च वर्क है वाइल्ड लाइफ पर, जो रिसर्च वर्क है उसको क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड हो सके. एंड नेक्स्ट इज पब्लिक शुड बी एजुकेटेड. पब्लिक को एजुकेटेड करना चाहिए हमको वाइल्ड लाइफ के बारे में. कभी ना कभी सेशन, सेमिनार्स लेने चाहिए जिसकी वजह से लोग अवेयर हो सके कि हमको हमारे जंगलों को, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाना है. ओके, थैंक यू. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ हरदा डिग्री कॉलेज. आज हम यूनिट 3 एनवायरनमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट लॉज एंड लेजिस्लेशंस डिस्कस करेंगे. ये कुछ एक्ट्स हैं जो
किस ईयर में लॉन्च हुए, इन पे डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सो पहला है द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये लॉन्च हुआ था 1986 में। ईयर ऑफ लॉन्चिंग भी आता है और कोई सा एक्ट है उसके बारे में भी आता है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ये जून 1972 में स्टॉकहोम में किया गया था। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन एक्ट। एयर पोल्यूशन एक्ट कब लॉन्च हुआ था, तो इट इज लॉन्च्ड इन 1981, ये ईयर्स आपको याद रखना है। वाटर पोल्यूशन एक्ट, तो वाटर पोल्यूशन एक्ट लॉन्च हुआ था 1974 में। देन नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च हुआ था 1972 में। नेक्स्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, तो ये लॉन्च हुआ था 1980 में। डायरेक्टली इनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो डेफिनेटली आपको इनको प्रिपेयर करना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। द नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 1927 में। नेक्स्ट है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज अमेंडेड इन, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन या जंगल बचाने के लिए जो एक्ट था उसको अमेंडेड मतलब होता है कुछ ना कुछ चेंजेस करना, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आए थे ईयर 1998 में। ठीक है, चिपकू मूवमेंट वो स्टार्टेड इन, तो चिपकू मूवमेंट जो था वो पेड़ों को बचाने के लिए एक मूवमेंट था, वो कब स्टार्ट हुआ था, इट वाज स्टार्टेड इन 1975। नेक्स्ट है नेशनल इकोलॉजिकल बोर्ड वॉज स्टैब्लिश्ड इन। नेशनल इकोलॉजिकल बोर्ड इकोसिस्टम से रिलेटेड है, हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और ये स्टैब्लिश्ड हुआ था ईयर 1984 में। नेक्स्ट है नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड। एफॉरेस्टेशन मतलब बहुत सारे जो ट्रीज हैं उनको बचाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांट करने के लिए जो एक एक्ट या लॉ लॉन्च हुआ था वो हुआ था 1992 में, नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो थी वो लॉन्च हुई थी 1950 में। नेक्स्ट है द फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट। फैक्ट्रीज से रिलेटेड एक अमेंडमेंट एक्ट, मतलब चेंज करे गए थे कुछ ना कुछ इसमें, तो ये एक्ट लॉन्च हुआ था ईयर 1987 में। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स। थैंक यू। Hello, good morning everyone and welcome to official YouTube channel of Harda Degree College. Today we are going to study a topic known as environmental pollution. So let's start the topic. Environmental pollution and control. Environment pollution क्या होता है? आपको जैसे कि पता है हमारे आसपास क्या है, हम किस चीज़ से सराउंडेड है, वातावरण से, और इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है। तो उस टॉपिक को हम बोलेंगे एनवायरनमेंट पोल्यूशन एंड कंट्रोल। और कंट्रोल क्यों करना है इसको, क्योंकि अगर हम पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत सारी डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो जानते हैं हम इसके बारे में। डेफिनेशन पर आते हैं। Environmental pollution can be defined as any undesirable change in physical, chemical or biological characteristics of any component of the environment. Environmental pollution क्या होता है? ये किसी भी तरीके का एक undesirable change होता है physical, chemical या biological characteristics में, किसी भी environment के component में। अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की, तो इसमें आता है एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा, विच कैन कॉज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी। लाइफ पे, प्रॉपर्टी पे बहुत अलग अलग प्रकार की ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम जानते हैं पोल्यूशन की डेफिनेशन। द टर्म पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज इन्फ्लुएंस ऑफ एनी सब्सटेंस कॉजिंग न्यूसेंस, हार्मफुल इफेक्ट्स एंड अनईजीनेस टू द ऑर्गेनिज्म। मतलब
पोल्यूशन क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा प्रकार के सब्सटेंस जो कि न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट पे हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, साथ ही साथ अनईजीनेस टू द ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो आसपास जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हम ह्यूमंस ले लें, एनिमल्स ले लें या प्लांट्स भी ले लें हम, तो उन पर क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, पोल्यूशन क्रिएटिंग सब्सटेंस या पोल्यूशन बोलेंगे। देन पोल्यूटेंट की हम बात करें तो जो पोल्यूशन क्रिएट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोल्यूटेंट। एनी सब्सटेंस कॉजिंग न्यूसेंस और हार्मफुल इफेक्ट्स और uneasiness to the organism then that particular substance may be called as pollutant। तो हमने 3 डेफिनेशंस देखी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की और पोल्यूटेंट की। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। तो आपको टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में हम बताते हैं, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। ये कुछ बेसिक टाइप्स के पोल्यूशन होते हैं। डील करते हैं हम इन टॉपिक्स को। देखिए, वाटर पोल्यूशन, यहाँ पर आपको एक डैम का पोर्शन दिख रहा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी इम्प्योरिटीज़ या हम कह लें वाटर बॉटल, पॉलीथीन्स, ये सब इकट्ठा हो गई हैं। तो ये क्या कर रही हैं, कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान भी पहुंचा रही हैं और इन सोर्सेस को ब्लॉक कर रही हैं। देख सकते हैं आप इस इमेज में कि ये वाटर जो है कितना कंटामिनेटेड है। नेक्स्ट हम जानते हैं वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन। So, water pollution can be defined as an alteration in physical, chemical or biological characteristics of water through natural or human activities। Natural activities या human activities की वजह से पानी का गंदा हो जाना is water pollution and making it unsuitable for its designated use। मतलब इस पानी को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो हमारे यूज़ करने के लिए अनसूटेबल हो जाता है। देन फ्रेश वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इज पुट टू मैनी यूजेस। जो हमारे अर्थ का जो सरफेस है उस पर जो फ्रेश वाटर प्रेजेंट है वो बहुत सारे यूजेस में आता है। इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग के लिए, डोमेस्टिक एंड म्युनिसिपल यूजेस के लिए, एग्रीकल्चर में यूज़ आता है ये, इरिगेशन मतलब हम जो खेतों में पानी देते हैं उसके लिए, इंडस्ट्रीज़ में, बड़े लेवल पर इंडस्ट्रीज़ में भी हमको वाटर की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली होती है। फिर नेविगेशन, रिक्रिएशन, द यूज्ड वाटर बिकम्स कंटामिनेटेड एंड इज कॉल्ड एज वेस्ट वाटर। इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से भी क्या होता है, कहीं ना कहीं यूज़ तो हमको पानी इनमें आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ये एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा पानी जो है वो गंदा भी हो रहा है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इन पर्पसेस के लिए जब वाटर का यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि हम खेतों में बहुत सारे केमिकल्स डालते हैं, फंजीसाइड्स हो गए, वीडीसाइड्स हो गए, तो इनकी वजह से क्या होता है, ये पानी भी गंदा हो जाता है। फर्टिलाइजर्स हो गए, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में से बहुत सारे एफ्लुएंट्स रिलीज होते हैं, तो डायरेक्टली ये क्या करते हैं, उन एफ्लुएंट्स को पानी में डंप कर देते हैं। तो उसकी वजह से जो वहाँ का मरीन एनवायरनमेंट होता है, जो हमारे पानी के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं, फिशेस रहती हैं, एक्वाटिक जितने भी एनिमल्स हैं, उनकी लाइफ पर भी कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन का इफेक्ट पड़ता है। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं, सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। जो भी हम डिस्कस कर रहे थे सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द वाटर पोल्यूशन इज मैन मेड। वाटर पोल्यूशन जितना भी है बहुत ज़्यादा हिस्सा उसका क्या है, मैन मेड है। इट मे ऑल्सो अकर नेचुरली बाय एडिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स थ्रू इरोजन। अब इरोजन क्या होता है, तो इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन ऐसी कंडीशन है जिसमें जो सॉइल की अपर मोस्ट लेयर होती है वो पानी की वजह से या किसी भी डस्ट की वजह से, विंड्स की वजह से बह जाती है, और ये भी जो है एक वाटर पोल्यूशन का कॉज है, क्योंकि जो सॉइल है उसके अपर सरफेस पर बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हम स्प्रे करते हैं जिससे हमारे क्रॉप्स प्रोटेक्टेड रहें, लेकिन क्रॉप्स तो प्रोटेक्ट हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है, जो हमारा वाटर है वो कंटामिनेटेड हो जाता है इसकी वजह से।
Then by addition of soil particles through erosion and animal wastes and leaching of minerals from rocks. Then ये जो पॉइंट है leaching of minerals from rocks, तो क्या होता है ज़मीन में जो हमारे रॉक्स हैं, पत्थर हैं, उसमें से जब हम मिनरल निकालने की प्रोसेस करते हैं तो उसमें भी वाटर का यूज़ होता है और उस वाटर की वजह से भी क्या होता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है। फिर द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड एज हम वाटर पोल्यूशन के कुछ सोर्सेज के बारे में देखते हैं। म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, एग्रीकल्चर वेस्टेज, मरीन पोल्यूशन एंड थर्मल पोल्यूशन। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं हम। देखिए ये जो म्युनिसिपल वेस्ट है ये कहाँ ले जा करके डायरेक्ट पानी में डंप कर दिया जाता है और फिर वो इस तरीके से किसी भी रिवर को, ओशन को पोल्यूट करता है और बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन, स्मेल, डर्टीनेस हर जगह फैल जाती है। अभी हम लोग बेसिकली देखते हैं कि किसी भी रिवर में हम जा रहे हैं तो हम पूजा कर रहे हैं, फूल पत्ती ये सब चीज़ें भी हम कहीं ना कहीं उसमें चढ़ाते हैं तो वो जा करके इकट्ठा हो जाता है। और वाटर पोल्यूशन के लिए हम प्लान्स की बात करें तो गंगा एक्शन प्लान चल रहा है, मतलब इन रिवर्स को क्लीन करने का भी काम चल रहा है। सिर्फ फूल पत्ती की बात नहीं है, ये सब चीज़ें तो क्या होती है, डिग्रेड हो जाती है, मतलब कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद ये अपने आप को पानी में एब्जॉर्ब करवा देती हैं, डिग्रेड हो जाती है। लेकिन जो हम शैम्पू के पाउचेस छोड़ देते हैं वहाँ पर, साबुन छोड़ देते हैं या प्लास्टिक की बॉटल्स छोड़ देते हैं, तो ये क्या करते हैं, जा कर के कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाते हैं और इस प्रकार से क्या करते हैं, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। ये जो एग्जाम्पल अभी मैंने दिया ये एक डे टू डे एक्टिविटी का दिया। अब देखिए जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज हैं वो भी डायरेक्टली ये पाइप के थ्रू ये रिवर में डंप, ओशन में डंप कर दिए गए और ये क्या करेंगे, वहाँ के जो मरीन एनवायरनमेंट है उसको नुकसान पहुँचाएंगे। देन हम बात करें इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है या उसका मेजर सोर्स क्या है। तो द मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इज द वेस्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल बॉडीज। These industries are, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, अभी मैंने बताया कि इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट वाटर पानी में डंप होता है हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। तो केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज हो गई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, पेपर इंडस्ट्रीज, ये सब इंडस्ट्रीज से क्या होता है, यूजुअली वाटर डंप कर दिया जाता है। दे डिस्चार्ज सेवरल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ये बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को क्या करते हैं, पानी में डिस्चार्ज कर देते हैं। दैट प्रूव हाईली टॉक्सिक टू लिविंग बींग्स, और ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, किन के लिए, लिविंग बींग्स के लिए जो हमारे वाटर में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। अब इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को हम डिफाइन करेंगे, क्या क्या होते हैं ये, तो दे इंक्लूड फाइन पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स, अलग अलग प्रकार के मेटल्स के छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं, क्लोराइड्स, सल्फेट्स, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, कैडमियम, एसिड्स एंड एल्कलीज। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ये हमारे इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में आएंगी। नेक्स्ट हम बात करें ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की, तो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं, दे इंक्लूड ऑयल, फैट्स, फिनॉल्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, ग्रीस एंड सेवरल अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये कुछ इमेजेस आपको दिख रही हैं, तो जब भी कोई भी प्रकार के पोल्यूटेंट्स इनमें डंप होते हैं, जैसे फैट हुआ, ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, जब बड़े बड़े ओशंस होते हैं उनमें ऑयल स्पिल हो जाता है, मतलब ऑयल फैल जाता है जिस भी मशीन से वो बाहर आता है, तो वो क्या करता है, वो यूजुअली वहाँ का जितना भी मरीन इकोसिस्टम होता है उस पर अफेक्ट दिखाता ही है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर पानी में ऑयल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्यों, वाटर और ऑयल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको जो पैचेस कुछ दिख रहे हैं ये उसी के दिख रहे हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, एग्रीकल्चर वेस्टेज। तो एग्रीकल्चर के क्या वेस्ट हो गए, अभी मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स जो यूज़ कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर वेस्ट में आ रहे हैं। Chemical fertilizers and pesticides have become essential for present day high yielding crops। मतलब हमको अगर क्रॉप्स की अच्छी वेराइटीज़ चाहिए तो डेफिनेटली हमको उनको माइक्रोब से बचाना होगा,
तो हमको फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का यूज़ तो करना ही होगा। तो लेकिन क्या हो रहा है, जब ये सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ये वाटर को डेफिनेटली कंटामिनेट कर रही है, ग्राउंड वाटर भी कंटामिनेट होगा, और जो सॉइल का अपर सरफेस है उसके ऊपर से जो वाटर बह करके कहीं भी जाता है सॉइल इरोजन की वजह से, तो वो भी कंटामिनेशन कॉज करेगा। कंसिक्वेंटली दे हैव बिकम पोटेंशियल सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मरीन पोल्यूशन की। तो मरीन पोल्यूशन में क्या है, डेफिनेशन हम देखते हैं। ओशंस आर द फाइनल सिंक ऑफ ऑल नेचुरल एंड मैन मेड पोल्यूशंस। जितना भी नेचुरल पोल्यूशन है या मैन मेड पोल्यूशन है, ये क्या होता है, ऑल इन ऑल जाकर के क्या होता है, ओशन में डंप हो जाता है। जितनी भी रिवर्स हैं वो क्या करेंगी, वो जो पानी है उसको ले जाकर के कहाँ डंप कर देंगी, ओशन में फाइनली डंप कर देंगी। देखिए, रिवर डिस्चार्ज देयर पोल्यूटेंट्स इनटू द सी, जो पॉइंट अभी मैंने आपको बताया। द सीवेज एंड गार्बेज ऑफ कोस्टल सिटीज आर ऑल्सो डम्प्ड इनटू द सी। अब कोस्टल सिटीज़ जो हैं, मतलब ऐसी सिटीज़ जो किसी भी रिवर बैंक पे लोकेटेड हैं, तो वहाँ का जो वहाँ पर जितना भी गार्बेज निकल रहा है या जितने भी पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं वो डायरेक्टली ले जा करके मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या करते हैं, वहाँ पर डंप कर दिए जाते हैं। उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। ठीक है। द अदर सोर्सेज इंक्लूड डिस्चार्ज ऑफ ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, अदर डिटर्जेंट्स हो गए, या रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हो गए जो कि शिप्स में से रिलीज होते हैं या निकलते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, मरीन पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। फिर हम बात करें थर्मल पोल्यूशन की। द वर्ड थर्मल इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। ठीक है, हम थर्मल पोल्यूशन की डेफिनेशन देखते हैं। थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। पानी के टेम्परेचर में जब बढ़त हो जाती है या बढ़ोतरी हो जाती है तो क्या होता है, थर्मल पोल्यूशन कॉज होता है। ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ थर्मल पोल्यूशन आर द थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब इसका मेन सोर्स क्या है, थर्मल पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं वो हमारे थर्मल पोल्यूशन का मेन सोर्स है। द पावर जनरेटिंग प्लांट यूज वाटर एज कूलेंट्स एंड रिलीज हॉट वाटर इनटू द ओरिजिनल सोर्स। ये क्या करते हैं, ये जो पावर प्लांट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हीट का प्रोडक्शन करते हैं। अब इनको क्या होता है, इनके जो भी चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, बन रही हैं, इनको ठंडा करना होता है। तो एज अ कूलेंट, मतलब इनको ठंडा करने के लिए ये पानी का यूज़ करते हैं। तो इनकी जो प्रोडक्ट बन रहा है वो तो ठंडा हो जाता है, पर ये जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो करके निकलता है इन इंडस्ट्रीज से, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पानी को पोल्यूट करता है और उसके अंदर के एनवायरनमेंट में टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है। ठीक है। सडन राइज इन टेम्परेचर किल्स फिश एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स। और इन टर्न क्या होता है, ये हमारा जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पर जो हमारे मरीन एनवायरनमेंट में मतलब हमारे वाटर में जो एनिमल्स होते हैं, फिशेस और एक्वाटिक एनिमल्स, उनको नुकसान पहुँचाता है। फिर हम बात करें एयर पोल्यूशन की। बहुत ज़्यादा कंसर्निंग टॉपिक है एयर पोल्यूशन। देखिए, ये चिमनीज़ कुछ दिख रही हैं और यहाँ पर वो क्या कर रही हैं, अपने फ्यूम्स रिलीज़ कर रही हैं और ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। आपने सुना होगा कि ताजमहल डिग्रेड हो रहा है, मतलब ताजमहल की जो अपर लेयर है मार्बल की वो ख़राब हो रही है। किस वजह से हो रही है, वहाँ पर जो हमारा मथुरा है वहाँ पर एक ऑयल रिफाइनरी है। वहाँ पर वो क्या करती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड नाम की गैस रिलीज़ करती है और वो गैस जा करके हमारे जो मॉन्यूमेंट है ताजमहल उसके अपर सरफेस से रिएक्ट करती है। इसकी वजह से जो उसका अपर सरफेस है वो अपने कलर को चेंज कर रहा है और कहीं ना कहीं पोल्यूट होने की वजह से उसका सरफेस जो है वो ख़राब हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट हम एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। Air pollution is the introduction of chemicals, particulate matter or biological materials that cause harm or discomfort to humans or other living organism or cause damage to the natural environment or built environment into the atmosphere. ये हमारे natural environment को pollute कर रहा है। अभी बताया मैंने कैसे pollute कर रहा है। ठीक है। फिर a substance in the air that can cause harm to humans and environment is known as air pollutant.
ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारी एयर में है और ह्यूमंस को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एयर पोल्यूटेंट। आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। फिर हम आते हैं कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन पे। एयर पोल्यूशन के कॉजेज पर हम आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड फॉसिल फ्यूल बर्निंग। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो कि कौन रिलीज करता है? ह्यूमंस रिलीज करते हैं। साथ ही में डिफॉरेस्टेशन, या मतलब डिफॉरेस्टेशन इज मतलब हम जो हमारे जंगल है, वहाँ के जो पेड़ पौधे हम काट रहे हैं, तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और ह्यूमंस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और जो जैसे जैसे पेड़ों की संख्या कम होगी तो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ेगा और उसकी वजह से भी क्या हो रहा है? एयर पोल्यूशन प्रमोट हो रहा है। फॉसिल फ्यूल बर्निंग, अब हमारे जो गांव हो गए या फिर मोस्टली ऐसे एरियाज हो गए जहाँ पर गैस सिलेंडर अवेलेबल नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? फॉसिल फ्यूल ही बर्न करके खाना बनाया जाता है। उसके अलावा खाना बनाने के लिए नहीं, बड़े बड़ी कोल माइंस हो गई, वहाँ से जो कोयला निकलता है, इसकी भी जो बर्निंग की प्रोसेस होती है, तो वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। फिर हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की। ड्यू टू द बर्निंग ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, सल्फर की बर्निंग की वजह से भी एयर पोल्यूशन कॉज होता है। सल्फर की ऑक्साइड्स की बात करें, वेरी डेंजरस टू ह्यूमंस एट अ हाई कंसंट्रेशन, मतलब हाई कंसंट्रेशन पे अगर ये सल्फर जो है, सल्फर की जो ऑक्साइड्स हैं वो अगर एयर में अवेलेबल हैं तो क्या होगा? ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगी। ये कहाँ असर करेंगी? तो ये ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी सिस्टम पे सबसे पहले असर करेंगे। ठीक है। सल्फर इन द एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। अब आपने सुना होगा कि एसिड रेन होती है, पहली बारिश होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन यूजुअली हम उसको बोलते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जितना भी सल्फर की ऑक्साइड्स इकट्ठी हुई हैं वो पहली बारिश के साथ अर्थ के सरफेस पर आती हैं एंड इट इज़ वेरी एसिडिक। ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, एनवायरनमेंट को तो पहुंचाती है, ह्यूमंस को भी पहुंचा सकती है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एयर पोल्यूशन। Carbon dioxide is a good transmitter of sunlight, but it also partially restricts infrared radiation going back from Earth into space. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सनलाइट का तो गुड ट्रांसमीटर है ही, लेकिन क्या करता है ये? जो इंफ्रारेड रेडिएशन सन के अर्थ पर आते हैं, उन रेडिएशंस को स्पेस में वापस जाने से ये क्या करता है? रोकता है। Which produces the so-called greenhouse effect that prevents a drastic cooling of earth during the night। और इसकी वजह से मतलब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के इंक्रीज होने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? एक ऐसा इफेक्ट जिसकी वजह से ड्यूरिंग नाइट जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो कूल प्रॉपरली नहीं हो पाता है, मतलब एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा वार्मथ रहती है। वार्मथ की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो अपना असर दिखाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग इट इज़ एन हाईली कंसर्निंग टॉपिक। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, जो हमारा वाटर लेवल है सी में वो बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है इसकी वजह से हमारे ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं और हमारा जो सरफेस वाटर लेवल है, सी वाटर लेवल है, वो इंक्रीज हो रहा है। इट इज़ व्हाट वी कॉल ग्लोबल वार्मिंग। देन द नेक्स्ट टाइप इज लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन देखिए कितना सारा गार्बेज हमको यहाँ पर दिख रहा है, जो हम घर से कचरा जनरेट करते हैं या फिर जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट हो गया, कपड़े हो गए और अदर चीज़ें जो आपको यहाँ पर दिख रही हैं, दीज आर ऑल कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन। डेफिनेशन पर आते हैं। लैंड पोल्यूशन इज डिमोलिशन ऑफ अर्थ's land surface often caused by human activities
मोस्टली जो लैंड पोल्यूशन है वो किस वजह से हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है, एंड देयर मिसयूज़ ऑफ लैंड रिसोर्सेज, और जो लैंड रिसोर्सेज उनको मिले हैं उसके मिसयूज़ की वजह से हो रहा है। कैसा मिसयूज़, जितना भी गार्बेज हम जनरेट कर रहे हैं हमारे घरों से या हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से, वो ले जा करके कहीं लैंडफिल कर देते हैं, तो पानी का जो सीपेज है वो रुक जाता है, या इनकी वजह से जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसमें भी कंटामिनेंट्स आ जाते हैं। देन हम नेक्स्ट बात करें, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर मेजर कॉज ऑफ लैंड पोल्यूशन। तो अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, और इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज़ का बन जाना, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का बन जाना इज़ द मेजर कॉज ऑफ लैंड पोल्यूशन। कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन, 4 मेन कॉजेज हैं। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से पोल्यूशन कॉज हो रहा है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर की वजह से भी पोल्यूशन हो रहा है। डोमेस्टिक वेस्ट मतलब अभी हाउस होल्ड वेस्ट जो मैंने बताया, एंड द नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये देखिए कंस्ट्रक्शन की एक इमेज, कंस्ट्रक्शन तो हो रहा है लेकिन डिस्ट्रक्शन हो रहा है। कैसे? जितनी बिल्डिंग्स हमारे आसपास हैं, आजकल आप देख रहे हैं कि सबको नया घर चाहिए, तो वो क्या करते हैं, जो भी पुराना बना हुआ है उसको तोड़ते हैं, और उससे जितना भी गार्बेज निकलता है वो कहीं ना कहीं ले जा करके डंप कर देते हैं। तो दैट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ पोल्यूशन। एंड what pollution? Land pollution. Buildings take up resources and land. The trees are chopped down and used to make buildings. लकड़ियाँ काट दी जाती हैं, पेड़ काट दिए जाते हैं, और उनसे क्या करा जाता है, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। Takes away the places for animals and other organisms to live. और इस पोल्यूशन की वजह से ये क्या करता है, जगह जगह जा करके कचरा भर जा रहा है, तो जो वहाँ पर जो इकोसिस्टम है उसको अफेक्ट कर रहा है। वहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं या जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो उनको प्रॉपर उनकी जगह नहीं मिल पा रही है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एज देयर आर मोर एंड मोर पीपल इनहैबिटिंग द अर्थ, food is in higher demand, and so forests are chopped down and turned into farmlands. जैसे कि अर्थ का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता जा रहा है, तो डेफिनेटली फूड की जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। तो जितने भी फॉरेस्ट हैं, इंसान सोच रहा है कि हम पेड़ काटें, फॉरेस्ट काटें और वहाँ पर क्या करें, नई फसल उगाएं, और उससे क्या होगी, जो फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। ठीक है। In addition to herbicides, pesticides, artificial fertilizers, animal manure are washed into the soil and polluted. अभी हमने इसके बारे में डिस्कस करा ही था कि herbicide, pesticides या artificial जो fertilizers हैं वो क्या कर रहे हैं, मिट्टी को pollute कर रहे हैं। और ये जब मिट्टी में से ये सब चीज़ें बहकर निकल जाती हैं या तो ये क्या करती हैं, वाटर को pollute करती हैं। फिर हम बात करते हैं डोमेस्टिक वेस्ट की। टन्स ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट इज डम्प्ड एवरी डे। सम वेस्ट फ्रॉम होम्स, ऑफिसेज, इंडस्ट्रीज कैन बी रिसाइकल्ड और बर्न्ड इन इंसिनरेटर्स। कुछ ना कुछ क्या है, हम डेली हमारा डोमेस्टिक वेस्ट तो जनरेट हो रहा है, घर से हो रहा है, ऑफिस से हो रहा है या इंडस्ट्रीज से भी हो रहा है। कुछ चीज़ें होती हैं जो रिसाइकल हो जाती हैं, मतलब हम रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल, ये कंसेप्ट आपने सुना होगा RRR का। और कुछ चीज़ें क्या होती है, इंसिनरेटर में बर्न हो जाती हैं। तो ये इंसिनरेटर में बर्न हो जाएंगी तो ये एयर पॉल्यूशन कॉज करेंगी, अगर ये अर्थ के सरफेस पे रहेंगी तो ये लैंड पॉल्यूशन कॉज करेंगी। तो ऑल इन ऑल पॉल्यूशन इन्हीं चीज़ों की वजह से हो रहा है। तो हमको 3 R's वाला कंसेप्ट तो फॉलो करना चाहिए। ऐसी चीज़ें खरीदें जो रिसाइकल करी जा सकें। There is still a lot of garbage such as refrigerator and washing machines that are dumped in landfills simply because they cannot be reused in any way. जो हमारे गैजेट्स हैं, हम जैसे रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं घर में या वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं या कुछ कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, कभी ना कभी ये ख़राब हो जाती हैं ये चीज़ें, और ये क्या करते हैं, इनको रिसाइकल नहीं करते हैं क्योंकि वो उस मटेरियल से नहीं बने होते हैं, तो वो ले जा कर के उसको डंप कर देंगे और उसकी वजह से क्या होगा, लैंड पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें, प्लास्टिक फैक्ट्रीज, केमिकल प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल एक्टिविटी, लार्ज एनिमल फार्म्स,
coal-fired power plants, metal production factories and other heavy industries all contribute to land pollution. ये सब भी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं land pollution में contribution अपना कर रही हैं, and that is highly dangerous. अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, पर कुछ years के बाद ये बहुत ज़्यादा एक alarming condition बनने वाली है अर्थ पर, ठीक है। अब बात करें noise pollution की, तो नॉइज़ अपने आसपास आप देख सकते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन तो खुद भी क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्लासेस में, ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन के डेफिनेशन पे आते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन इज एक्सेसिव, displeasing human, animal or machine created environmental noise that disrupt the activity or balance of human or animal life. तो नॉइज़ पोल्यूशन एक बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन है जो बहुत डिस्प्लीजिंग होती है ना। आपके आसपास अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं आप मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, डिजीनेस हो जाएगी, उसके बाद ये आपकी एक्टिविटीज़ को भी अफेक्ट करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। साउंड बिकम्स अनडिजायरेबल व्हेन इट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल एक्टिविटीज़ सच एज वर्किंग, स्लीपिंग एंड ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। तो साउंड क्या होता है, बहुत ज़्यादा अनडिजायरेबल हो जाता है और आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब कर सकता है। जैसे आप वर्क कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं तो आपका कंसंट्रेशन डेफिनेटली ख़राब होगा। स्लीपिंग के टाइम पे अगर कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ें करे तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, इससे आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ डेफिनेटली डिस्टर्ब होंगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टेटेड दैट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO जो है वो बोलता है कि नॉइज मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज मेजर थ्रेट टू ह्यूमन वेलबींग। मतलब ह्यूमंस की वेलबींग के लिए नॉइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एक थ्रेट के रूप में सामने आ रहा है। हर जगह से आवाज़ें जो होती हैं वो अगर नॉर्मल लेवल पे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हाई लेवल पे हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। ये जो ह्यूमन है वो 20 to 20,000 हर्ट्ज़ का साउंड सुन सकता है और उसके बाद के जो साउंड्स होते हैं वो हम यूजुअली सोनोग्राफी मशीन्स के थ्रू सुन सकते हैं। और जब साउंड का एक लेवल एक्सीड हो जाता है 20 to 20,000 बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर हमारे आसपास साउंड हो रहा है तो डेफिनेटली वो हम चीज़ों को अफेक्ट करेगा। 75 हर्ट्ज़ तक का साउंड हम बेसिकली अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स आर द मेन सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज। आप लोग जानते हैं कि आप घर में हैं और आपके घर के आसपास से बहुत ज़्यादा ट्रक्स निकल रहे हैं, कार्स निकल रही है, उनमें से हॉर्न्स की आवाज़ें आ रही हैं, तो वो डेफिनेटली इज़ अ काइंड ऑफ नॉइस पोल्यूशन। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, हाईवेज एंड द स्ट्रीट कॉज अ लॉट ऑफ नॉइस। इन सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं ड्यू टू यूजेस ऑफ एयर कंप्रेशर्स, बुलडोजर्स, लोडर्स, डंप ट्रक्स एंड पेवमेंट ब्रेकर्स। इन सब चीज़ों से नॉइस पोल्यूशन कॉज हो रहा है। इंडस्ट्रियल नॉइस ऑल्सो एड्स टू द ऑलरेडी अनफेवरेबल स्टेट ऑफ नॉइस पोल्यूशन। वैसे ही बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन है और इंडस्ट्रीज से जो आवाज़ें आ रही हैं, उनकी जो मशीनें चल रही हैं, तो डेफिनेटली दे आर कॉजिंग नॉइस पोल्यूशन। लाउड स्पीकर्स, प्लम्बिंग, बॉयलर्स, जनरेटर्स, एयर कंडीशनर, फैंस एंड वैक्यूम क्लीनर्स एड टू द एग्जिस्टिंग नॉइस पोल्यूशन। अब ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें ही नॉइज़ पोल्यूशन कर रही हैं। फ़ैन ज़रूरी है, एयर कंडीशनर्स भी ज़रूरी हैं, कभी कभी लाउड स्पीकर्स भी ज़रूरी है, हम डांस करते हैं, डीजे बजता है, पर क्या होता है एक सर्टेन टाइम के बाद या कहीं ना कहीं आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस बढ़ता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कम से कम नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करें। इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, इफेक्ट्स क्या है इसके? अकॉर्डिंग टू द USEPA देयर आर डायरेक्ट लिंक्स बिटवीन नॉइज एंड हेल्थ। नॉइज और हेल्थ के बीच में डायरेक्ट लिंक है। ऑल्सो नॉइस पोल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट्स द लाइफ्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ पर ये अफेक्ट करता है, क्योंकि हम इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, हम बोलना तो बंद नहीं कर देंगे, लेकिन हाँ ये है कि हम थोड़ा कम बोलें, धीरे बोलें, जितनी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से हम चीज़ों को यूज़ करें तो वो नॉइस पोल्यूशन नहीं कॉज होगा या कम होगा। नॉइस पोल्यूशन कैन डैमेज फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, अभी डिस्कस कर चुके हैं हम। हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, स्लीप डिस्ट्रप्शन, हियरिंग लॉस एंड प्रोडक्टिविटी लॉस आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नॉइस।
ठीक है, बीपी बढ़ जाता है, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, स्लीपिंग डिस्ट्रप्शन होता है, हियरिंग लॉस। लोगों कई बार क्या होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, वहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन होता है, तो आफ्टर अ सर्टेन स्टेज उनका जो हियरिंग सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है, उनको सुनाई देना बंद हो जाता है। एंड प्रोडक्टिविटी लॉस, अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा आप पढ़ रहे हैं बैठ करके और कोई आकर के चिल्लाने लगेगा, बातें करने लगेगा ज़ोर ज़ोर से, तो डेफिनेटली आप डिस्टर्ब होंगे ना, तो दैट इज़ ऑल्सो अ नॉइज़ पोल्यूशन। इट कैन ऑल्सो कॉज मेमोरी लॉस, सीवियर डिप्रेशन एंड पैनिक अटैक्स। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। सॉल्यूशंस फॉर नॉइज़ पोल्यूशन, क्या सॉल्यूशन है इसके, सॉल्यूशंस पे बात कर लें। Planting bushes and trees in and around sound generating sources is an effective solution for noise pollution. अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं। पेड़ पौधे लगाने से साउंड का क्या रिलेशन है, वो क्या होगा, इको को कम करेगा, आपकी जो साउंड प्रोडक्शन है उसको अपने आप में एब्जॉर्ब करेगा और कहीं ना कहीं इस पोल्यूशन को रिड्यूस करेगा। पेड़ लगाने से एयर पोल्यूशन भी कम होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज हो रही थी उसमें भी कमी आती है, एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग भी कम होती है, तो हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। रेगुलर सर्विसिंग एंड ट्यूनिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन इफेक्टिवली रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन। अपने जो व्हीकल्स हैं उनको आप सर्विसिंग कराएं, उनमें से आवाज़ें नहीं आएंगी। Social awareness programs should be taken up to educate the public about the causes and effects of noise pollution. नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वर्कर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद इक्विपमेंट सच एज ईयर प्लग्स एंड ईयर मफ्स फॉर हियरिंग प्रोटेक्शन। अब जो वर्कर्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, उनके ईयर जो हैं वो ख़राब ना हो, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, ईयर प्लग्स या ईयर मफ्स उनको प्रोवाइड कराना चाहिए। सिमिलर टू ऑटोमोबाइल्स, lubrication of the machinery and services should be done to minimize noise generation. जो मशीनरी हमारे आसपास है उसमें से आवाज़ें नहीं आए, इसलिए उनमें ल्यूब्रिकेशन मतलब ग्रीस लगाना या टाइम टू टाइम उनको ऑयलिंग करना इज मस्ट। साउंड प्रूफ डोर्स एंड विंडोज कैन बी इंस्टॉल्ड टू ब्लॉक अनवांटेड नॉइज फ्रॉम आउटसाइड। घर के बाहर या कहीं भी हम ऑफिस में हैं तो वहाँ पर क्या साउंड प्रूफ डोर्स का, विंडोज़ का हमको यूज़ करना चाहिए, जिससे कि नॉइज़ पोल्यूशन को प्रिवेंट किया जा सके। Regulations should be imposed to restrict the uses of play loudspeakers in crowded areas and public places. Crowded areas में, public places में हमको क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ restriction लगाना चाहिए कि इस टाइम तक ही आप इन लाउडस्पीकर यूज़ कर सकते हैं या जो भी है, तो कहीं ना कहीं इससे नॉइज़ पोल्यूशन रिड्यूस होगा। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज शुड बी लोकेटेड फार फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरियाज। जो भी रेसिडेंशियल एरियाज हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं, वहाँ से जो इंडस्ट्रीज और जो फैक्ट्रीज होती हैं वो दूर होना चाहिए। ज़्यादा पास होंगी, आवाज़ें आएंगी तो डेफिनेटली आपका जो रहने का तरीका है उस पर असर आएगा ही। वेज टू स्टॉप पोल्यूशन, अब हम बात कर लेते हैं पोल्यूशन को रोकने के लिए तरीके। We believe that it is the responsible thing to do increase recycling. Recycling को बढ़ावा देना चाहिए। It is just like doing laundry and separating blacks and colors. मतलब रिसाइकलिंग क्या होती है, अगर आपको पता है कि यार ये चीज़ रिसाइकल हो सकती है तो उसको घर में से हमको इकट्ठा करके एक अलग जगह पर रख देना चाहिए और जो वेस्ट डंप करने का है उसको अलग कर देना चाहिए। ठीक है, द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री शुड ऑल्सो ट्राई एंड डू देयर पार्ट एंड पुट इन एट लीस्ट 1 डे टू लिटर पिकिंग अप। कचरा भी हमको अपने आसपास से उठाना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग देख सकते हैं आप, अभी हमने डिस्कस किया था, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है उसकी वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो हमारे अंटार्कटिक्स हैं, वहाँ पर जहाँ पे बर्फ़ होती है वो मेल्ट हो रही है और डेफिनेटली जो हमारा अर्थ है उसको नुकसान हो रहा है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट किस वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड या जो अदर गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो रही हैं, वापस नहीं जा पा रही हैं और अर्थ के सरफेस को हीट अप कर रही हैं, तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज हो रहा है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग में क्या अंतर है, डेफिनेशन देख लेते हैं हम। ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस के टेम्परेचर में जो इंक्रीज हो रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। नेक्स्ट, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोसेस बाय विच थर्मल रेडिएशन फ्रॉम द प्लैनेटरी सरफेस
प्लैनेट के सरफेस के पे से थर्मल रेडिएशन जो है इज एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस गैसेस। इस थर्मल रेडिएशन को एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है एंड इज री रेडिएटेड इन ऑल डायरेक्शन, और वो सारे डायरेक्शंस में क्या हो रहा है, री रेडिएटेड हो रहा है। यहाँ पर ये जो डायग्राम था ये क्या हो रहा है, सन से जो कुछ सनलाइट आ रही है वो यहाँ पर ट्रैप तो हो रही है और एटमॉस्फेयर में क्या कर रही है, वो कहीं ना कहीं हीट जनरेट कर रही है और हर जगह अपनी हीट को स्प्रेड अप कर रही है। Okay, so that's all for today. Thank you. Hello dear students, welcome to official YouTube channel of हरदा डिग्री कॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं FC सेकेंड के अंदर एनवायरनमेंट के कुछ MCQs। So let's start. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ, मतलब वातावरण में होते हैं, वातावरण में क्या क्या होता है, तो फिजिकल एलिमेंट्स, बायोलॉजिकल एलिमेंट्स और कल्चरल एलिमेंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, एनवायरनमेंट में तीनों प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज, मतलब तीनों ही एलिमेंट्स एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनवायरनमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस इट। एनवायरनमेंट क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स है जो उसको खुद को इन्फ्लुएंस करती है। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी, तो आपको मैंने जैसे कि बताया था कि आपको याद करना है कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी डेफिनेशन आपको दी थी। तो ये वाली जो डेफिनेशन है ये साइंटिस्ट J.S. रॉस ने दी है, J.S. रॉस ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर। तो एनवायरनमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो आपको चार ऑप्शन दिए हैं, बायोटिक, एबायोटिक, सिम्बायोटिक या बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक। तो एनवायरनमेंट के दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच डायरेक्टली फीड ऑन प्रोड्यूसर्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर पे फीड करते हैं, मतलब जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है उसको डायरेक्टली वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं या डिकम्पोजर्स होते हैं। तो सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे काम करते हैं, मतलब ये तो किसी भी चीज़ को तोड़ेंगे। सेप्रोफाइट्स को ही हम डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं। तो ये दोनों तो ऑप्शन से हट गए हैं। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, मेक ओन फूड। तो हमारे क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है कि द ऑर्गेनिज्म विच डायरेक्टली फीड ऑन प्रोड्यूसर्स, तो जो प्रोड्यूसर्स पे डायरेक्टली फीड करता है वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो वो ऑर्गेनिजम्स है हमारा कार्निवोर्स। इनको हम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, एटमॉस्फेयर कंटेन्स अबाउट 78% ऑफ विच गैस। तो एटमॉस्फेयर में 78% कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर है नाइट्रोजन गैस। अप्रॉक्सीमेटली 78% ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। और अगर हम ऑक्सीजन की क्वांटिटी की बात करें तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 21%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, परसेंटेज ऑफ वाटर फाउंड इन सीज एंड ओशंस। मतलब जो हमारे समुद्र हैं और जो हमारे ओशंस हैं उनमें कितने परसेंटेज पानी पाया जाता है, सीज एंड ओशंस। तो इसका आंसर है 97% ऑफ वाटर इज फाउंड इन सीज एंड ओशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। आपने अगर थ्योरी वाले वीडियोस देखे होंगे तो आपने पढ़ा होगा उसमें कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता है, जिनको बनने में सालों साल लगते हैं, वो अर्थ के क्रस्ट से बनते हैं। तो इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, कोल, वाटर, वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट। तो इसका आंसर है कोल। कोयला ज़मीन में मिलता है एंड इट टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम टू डेवलप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, सॉइल इरोजन इज अफेक्टेड बाय।
सॉइल इरोजन भी मैंने आपको पढ़ाया, इट इज़ अ अलार्मिंग टॉपिक। मतलब सॉइल इरोजन, जो मिट्टी की ऊपरी सतह होती है वो हट जाती है। किस चीज़ की वजह से हट जाती है? फ्लड, डिफॉरेस्टेशन, मोर रेन्स। फ्लड मतलब बाढ़ आ जाना, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ का कट जाना, और मोर रेन्स मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होना। तो बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो भी मिट्टी की लेयर हट जाएगी, पेड़ पौधे कटेंगे तो भी मिट्टी की लेयर हट जाएगी, और बाढ़ आएगी, फ्लड्स आएंगे तो भी हट जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, मतलब तीनों ऑप्शंस हमारे जो हैं वो करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्री कवर इज मैक्सिमम इन, सबसे ज़्यादा पेड़ जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ट्री कवर मैक्सिमम कहाँ पर है? तो ट्री कवर मैक्सिमम है हमारा वेस्ट कोस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है? तो ये आंसर तो सबको ही पता होगा, एंड लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स थे उनमें ये क्वेश्चन था। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है? 5 जून। आप नोट कर लीजिए इसको बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम बात करते हैं विच वन इज अ बायो फर्टिलाइजर, इनमें से कौन सा एक बायो फर्टिलाइजर है? तो हम बायो फर्टिलाइजर की बात करें तो कंपोस्ट जो होता है, कंपोस्ट होता है केचुए का खाद जो हम बनाते हैं, एक प्रोसेस होती है, इसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। इससे जो फर्टिलाइजर बनता है वो होता है बायो फर्टिलाइजर। बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक होते हैं, तो इसका जो ऑप्शन है वो कंपोस्ट है। एजोस्पिरिलम इज अ टाइप ऑफ माइक्रोब, सुपरफॉस्फेट एक मिनरल है, और यूरिया भी एक कंपाउंड है। तो आंसर क्या है हमारा? कंपोस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटेंसिव प्लांटिंग ऑफ ट्रीज टू इंक्रीज कवर इज कॉल्ड, बहुत ज़्यादा ट्रीज को प्लांट करना किस प्रोसेस में आएगा? एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, एग्रोफॉरेस्टेशन या सोशल फॉरेस्ट्री। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाते हैं तो वो आता है एफॉरेस्टेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द इंडियन रिसर्च स्टेशन हिमाद्री इज लोकेटेड एट, एक इंडियन रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम है हिमाद्री। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि अलग अलग रिसर्च स्टेशन कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये क्वेश्चन है द इंडियन रिसर्च स्टेशन हिमाद्री इज लोकेटेड एट, तो ये लोकेटेड है आर्टिक रीजन में, ठीक है। इसका आंसर है आर्टिक रीजन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। जूम कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन, जूम कल्टीवेशन एक प्रकार का कल्टीवेशन होता है, एक प्रकार का क्रॉप ग्रोइंग प्रोसेस होता है जूम कल्टीवेशन, और ये जो प्रोसेस है ये एक इंडिया के स्टेट नागालैंड में प्रैक्टिस की जाती है। तो इसका आंसर है नागालैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। द हार्नेसिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ऑफन कॉजेज, जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है हमारी उसको हार्नेस करने की वजह से क्या होता है, किस प्रकार का जो पॉल्यूशन होता है वो होता है? तो इसका आंसर हम देख लें, इसका आंसर है थर्मल पोल्यूशन। क्या आंसर है इसका? थर्मल पोल्यूशन। एंड थर्मल पोल्यूशन जो है वो यूजुअली थर्मल पावर प्लांट से निकलता है, और जो थर्मल पावर प्लांट से जो वेस्ट निकलता है इसका मैंने आपको एक बार बताया था कि इसका आंसर होता है फ्लाई ऐश। ये एक प्रकार का वेस्ट है जो थर्मल पावर प्लांट से निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है बोथ पावर एंड मैन्योर इज प्रोड्यूस्ड बाय, पावर भी और मैन्योर भी, मतलब एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है पावर के फॉर्म में, और मैन्योर मतलब खाद भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो इन सब में से कहाँ से प्रोड्यूस हो सकता है? बायोगैस प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट या थर्मल प्लांट। तो बायोगैस प्लांट है इसका ऑप्शन। इससे हमको मीथेन गैस मिलती है। मीथेन गैस जो होती है वो यूजुअली जो हमारे गैस सिलेंडर्स होते हैं इसके ऑपोजिट में भी हम मतलब यूज़ कर सकते हैं। गांव में जो हमारे जो एरियाज़ होते हैं, रूरल एरियाज़ में मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है। किस चीज़ से होता है? गोबर गैस प्लांट, आपने सुना होगा गोबर गैस प्लांट। तो उससे क्या निकलती है? मीथेन गैस निकलती है, और फिर जो बचा हुआ जो गोबर होता है, मतलब जो ये गोबर गैस प्लांट्स में से होता है, ये मैन्योर के रूप में खेतों में डाल दिया जाता है जिससे कि फसल अच्छी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ, जो हमारी नेचुरल गैस होती है
उसमें मेनली क्या होता है, क्या प्रेजेंट होता है। तो अभी हमने बात करी थी गोबर गैस प्लांट की, ठीक है, उसमें या बायोगैस प्लांट की बात करी थी। तो उसमें जो नेचुरल गैस होती है मेनली उसमें मीथेन नाम का कंपाउंड होता है, एंड मीथेन का जो फुल फॉर्म है वो है CH4, ठीक है। बाकी इथेन, प्रोपेन, ये सब इसके अलग फॉर्म्स हैं, लेकिन नेचुरल गैस में क्या होता है, नेचुरल गैस में हमेशा मीथेन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इंडिया सी कोस्ट स्ट्रेचेस ओवर, मतलब जो भारत में जो समुद्र की जो कोस्ट है, मतलब कितने एरिया में जो समुद्र फैला हुआ है, समुद्र का जो एरिया है वो कितने किलोमीटर्स का है। तो इसका आंसर है 6000 किलोमीटर्स, ठीक है। 6000 किलोमीटर्स का हमारे भारत का समुद्री एरियाज है या सी कोस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द इंडियन नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, ये इंस्टीट्यूट कहाँ है। तो इस इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म भी आपको कभी आ सकता है, दैट इज नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको हम NEERI के नाम से भी जानते हैं। नीरी इज लोकेटेड इन, तो ये भैया लोकेटेड है नागपुर में, ठीक है। नीरी इज लोकेटेड इन नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, अ पावरफुल आई इरिटेंट प्रेजेंट इन स्मॉग, स्मॉग में उपस्थित पावरफुल आई इरिटेंट कौन सा है। तो ऑप्शंस आप पढ़िए, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या पैन या पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो इसका आंसर है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट या पैन। ये किस चीज़ में प्रेजेंट होता है, स्मॉग में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, आईज को इरिटेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक्सपैंड द टर्म IPCC, IPCC टर्म को एक्सपैंड करिए या IPCC का फुल फॉर्म बताइए। क्या फुल फॉर्म होगा इसका, आप जरा रीड करिए इसको। इसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक्सपैंड UNDP, टर्म UNDP को एक्सपैंड करिए। ये मैंने आपको जो थ्योरी वाले वीडियोस है उसमें बताया है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो हमारा इसका जो आंसर है वो क्या है, फर्स्ट है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये आपको कोई ऑप्शन नहीं है, इन सब चीज़ों को आपको याद ही करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी पीस फाउंडेशन एनवायरमेंट सेल इज लोकेटेड इन, किस सेल की बात हो रही है, एक सेल है या एक पर्टिकुलर, हम बात कर ले, एक सेल है गांधी पीस फाउंडेशन एनवायरमेंट सेल। ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है दिल्ली में, ठीक है। इसका आंसर है दिल्ली, ये भी याद ही करना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो बायोडिग्रेडेबल है। मैंने आपको पढ़ाया है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऐसे सब्सटेंसेस जो डिग्रेड हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। लेकिन ऐसे सब्सटेंसेस जो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, डिग्रेड नहीं होते, मतलब नहीं टूटते हैं और कहीं ना कहीं वो इसी अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनमें से बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, DDT या पेपर। तो पेपर जो है उसको क्रश करके आप पानी में मिक्स कर सकते हैं, मिट्टी में वो एब्जॉर्ब हो सकता है, तो ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। बाकी जो तीनों चीज़ें हैं वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, फ्लाई ऐश इज एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट जनरेटेड बाय, फ्लाई ऐश एक ऐसा एनवायरमेंटल पोल्यूशन है जो किस चीज़ से जनरेट होता है, थर्मल पावर प्लांट, फ्लोर मिल्स, ऑयल रिफाइनरीज या सीमेंट इंडस्ट्री। तो ये जनरेट होता है थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, द मेन एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज,
रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य होगा भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग का? क्या करेगा ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग? सबसे पहले तो होती क्या है, जो बारिश का पानी आता है उसको अंडरग्राउंड लेवल पे स्टोर करना इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ठीक है, तो ये क्या करेगा? पहला ऑप्शन देखते हैं, रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, पानी के लॉस को कम करेगा। पानी लॉस कहाँ से हो रहा है जो कम करेगा? रिचार्ज ग्राउंड वाटर मतलब पानी को ग्राउंड में ज़्यादा अमाउंट में लेकर के आएगा, मतलब जो ग्राउंड में वाटर है रिचार्ज करेगा उसको, मतलब और क्वांटिटी में पानी उसमें ऐड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अवॉइड सॉइल इरोजन, मतलब मिट्टी का उड़ जाना या इरोज हो जाना उसको अवॉइड करेगा। और नेक्स्ट इज अवॉइड फ्लड्स, मतलब बाढ़ को अवॉइड करेगा। तो इसका आंसर है रिचार्ज ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्मी कंपोस्ट इज एन, वर्मी कंपोस्ट क्या है? अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो क्या होता है, केचुए से खाद बनाना इज अ प्रोसेस ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। इससे हमको किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है? बायो फर्टिलाइजर का इससे प्रोडक्शन होता है। तो बायो फर्टिलाइजर क्या है? बायो फर्टिलाइजर इज एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इसका आंसर है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, पायरोलाइसिस इज मेथड अडॉप्टेड टू डिस्पोज ऑफ। पायरोलाइसिस एक ऐसा मेथड है जो अडॉप्ट किया जाता है किस चीज़ को डिस्पोज करने के लिए? कौन सा मेथड? पायरोलाइसिस। तो पायरोलाइसिस जो मेथड है वो अडॉप्ट किया जाता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। जो नगर पालिका से जो सॉलिड वेस्ट निकलता है, जो इकट्ठा करके वो लेकर के जाते हैं, उसको डिस्पोज करने के लिए जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? पायरोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज्ड टू कंट्रोल। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होते हैं वो किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए काम आते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, तो ये यूजुअली लगे होते हैं एयर फिल्टर्स में। किस चीज़ में लगे होते हैं? एयर फिल्टर्स में लगे होते हैं, और इसका आंसर है एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, इथेनॉल इज अ वायबल बायोफ्यूल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। इथेनॉल हमको इसमें से किस चीज़ में से ऑब्टेन किया जा सकता है? शुगर कैन, पोटैटो, राइस या वीट? तो आपको पता होगा कि जो हमारी वाइन मेकिंग इंडस्ट्री है वो यूजुअली किस चीज़ का यूज़ करती है? शुगर केन का यूज़ करती है इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? शुगर केन। और इथेनॉल क्या है? बायोफ्यूल है। ठीक है, एज अ फ्यूल हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमको बायोलॉजिकली ऑब्टेन्ड हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बायोफ्यूल बोलेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ हरदा डिग्री कॉलेज। आई एम मिस मुस्कान जैन, और आज हम यूनिट 2 से रिलेटेड MCQs डिस्कस करने वाले हैं एनवायरनमेंट। तो हमारा यूनिट 2 जो है एनवायरनमेंट का वो है बायोम, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। वो सब पढ़ने MCQs करने से पहले हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो कितने टाइप के इकोसिस्टम हैं? यूजुअली 4 टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सारे ट्रीज और जितने भी जंगल हैं हमारे वो सब कवर हो जाते हैं। ग्रासलैंड में जितने भी ग्रासलैंड्स हैं जहाँ पर यूजुअली ग्रासेस हैं, छोटे छोटे शर्ब्स हैं, हर्ब्स हैं, वो कायम आएंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। डेजर्ट इकोसिस्टम में जो हमारे रेतीले इलाके हैं वो डेजर्ट इकोसिस्टम में आएंगे। यूजुअली यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव होती है वो ब्रॉड भी होती है, और उनमें जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन रहती है वो कम रहती है, क्योंकि वो अपने अंदर रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करके रखती है। और एक्वाटिक इकोसिस्टम, तो वाटर से रिलेटेड जितना भी इकोसिस्टम है वो एक्वाटिक इकोसिस्टम में आएगा। ठीक है, हम MCQs पे आते हैं। फर्स्ट हमारा MCQs है हर्बीवोर्स आर। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, ये क्या होते हैं मैंने आपको थ्योरी में समझाया था। तो हर्बीवोर्स क्या है? हर्बीवोर्स हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, ऐसे कंज्यूमर, ऐसे खाना खाने मतलब फूड इनटेक करने वाले लोग जो हर्बीवोर्स हैं, तो वो क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, नेम ऑफ आइलैंड फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में एक आइलैंड का नाम बताइए इनमें से जो है
तो नॉर्थ अमेरिका में कौन सा आइलैंड है? प्रेरीज नाम का जो आइलैंड है वो कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं कि साउथ अमेरिका के आइलैंड का नाम बताइए, ईस्ट वगैरह का बताइए, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट हम बात करते हैं अ कॉमन प्लांट फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है, इससे रिलेटेड भी हमने हमारे थ्योरी में पढ़ा था कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पर किस टाइप्स के ट्रीज़ होते हैं। तो वहाँ पर जो ट्रीज़ होते हैं वो पाइन, सेडार और फिर होते हैं। ये जो ट्रीज़ होते हैं इनकी जो स्टेम्स होती है वो बहुत लॉन्ग होती है और ये उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। मतलब आप जाएंगे तो आपको ट्रीज़ ही ट्रीज़ दिखेंगे, पाइन के, सेडार के, फिर के। ठीक है, यूजुअली ये जो होते हैं इनमें कोन्स होते हैं, इनकी प्रोसेसेस जो होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। तो ये कहाँ पर होते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर इन इंडिया इन। ये जो फॉरेस्ट हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये हमारे इंडिया में कहाँ पर है, कहाँ पर लोकेटेड है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, केरला एंड असम या गुजरात? तो ये जो फॉरेस्ट है ये लोकेटेड है केरला या आसाम में। ठीक है, केरला और आसाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज। अभी हमने देखे कि 4 प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं, उनमें से सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा होता है? तो आप ऑप्शन रीड करिए। इकोसिस्टम में 4 नाम थे, उसमें से याद करिए कि एक नाम था ग्रासलैंड, बाकी सब तो कुछ और ही चीज़ें हैं, लेकिन जो ग्रासलैंड है वो क्या है? ग्रासलैंड इज एन इकोसिस्टम जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, स्थिर इकोसिस्टम हम जिसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस अकर इन। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्लांट खाना बनाते हैं, प्लांट अपने लिए जो फूड का प्रिपरेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में, और क्या करते हैं? ये अपने लिए खाना बनाते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए। और फूड जो इनका जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो खाना बनता है वो किस प्रोसेस से बनता है? मतलब क्या इसका प्रोडक्ट होता है? तो इसका प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज। यूजुअली क्या प्रोडक्ट होता है? ग्लूकोज इसका प्रोडक्ट होता है, और ये बनता है प्लांट के एक ऑर्गेनेली में जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही एक ऐसा पिगमेंट होता है जो प्लांट्स को कौन सा कलर देता है? ये प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है, और जो प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि प्लांट को ग्रीन पिगमेंट कौन सा कलर देता है? तो वो क्या देता है? क्लोरोफिल। और फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या, मतलब प्रोडक्ट क्या निकलता है? तो वो है ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, नेचर स्कैवेंजर्स आर नोन एज। नेचर स्कैवेंजर्स मतलब जो हमारा वातावरण है उसमें जो स्कैवेंजर्स ऐसे मतलब ऐसी चीज़ें होती है जो किसी भी चीज़ को ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा क्षमता रखती हैं। तो इसका आंसर है एनिमल्स, मैन, इंसेक्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आ जाएंगे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एक्सेट्रा, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं? किसी भी चीज़ को स्कैवेंज कर सकती हैं या डीकम्पोज कर सकती हैं। डिकम्पोज करने का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय। अभी नेचुरल इकोसिस्टम मैंने आपको पढ़ा है कि 4 प्रकार के नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं। ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? एग्रीकल्चर लैंड तो नेचुरली होगा, पिसिकल्चर टैंक, जू या एक्वेरियम। तो एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम, यूजुअली जो हम फिशेस को एक पूरा की पूरा एक टैंक में रख करके उनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। बाकी सब नेचुरल में आते हैं। नेक्स्ट, एन एलिमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। अभी हमने डिस्कस करा कि जो क्लोरोफिल होता है इट इज ग्रीन पिगमेंट जो कि कहाँ पर होता है? प्लांट्स में होता है। ग्रीन पिगमेंट इन
प्लांट्स जो होता है वो क्लोरोफिल होता है। जो तो क्लोरोफिल होता है उसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, उसमें जो सेंट्रल आयन होता है वो किस चीज़ का होता है? Mg। Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? क्लोरोफिल में प्रेजेंट है मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात आते हैं। द टर्म इकोसिस्टम इज कॉइन्ड बाय, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो इकोसिस्टम टर्म है ना, इकोसिस्टम जो टर्म है ये नाम किसने दिया? तो ये नाम दिया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है A.G. टेंसले। क्या नाम है? A.G. टेंसले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ प्राइमरी सक्सेशन ऑन बेर रॉक स्टार्ट विथ, जो पत्थर होते हैं उन पे जो प्राइमरी सक्सेशन होता है, मतलब जो ग्रोथ की शुरुआत होती है, पेड़ पौधे इन सब के ग्रोथ की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? तो वो होती है लाइकेंस से। किससे होती है? लाइकेंस से। ठीक है, ट्रीज, हर्ब्स, एनिमल्स, ये तो एनिमल तो कट ही हो गया ऑप्शन। हर्ब्स तो मतलब छोटे छोटे पेड़ होते हैं और ट्रीज बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो ऑप्शन क्या है? लाइकेंस। अब इन एमसीक्यूज को करने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखें, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि जो एक ऑप्शन है वो कौन सा सही है। तो पहले क्या करें, अगर आंसर नहीं भी आता है तो किसी भी ऑप्शन को क्या करें, आप एलिमिनेट करें, तो उसके बाद आपको कहीं ना कहीं आंसर समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। फॉलोइंग आर द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के एबायोटिक फैक्टर्स जो है वो कौन कौन से हैं? तो बायोटिक और एबायोटिक, इनके बीच का भी अंतर मैंने आपको बताया था। जितने भी लिविंग चीज़ें होती हैं वो किस में आती हैं? जो लिविंग होती हैं वो आती हैं, लिविंग फैक्टर्स जो आते हैं वो बायोटिक में आते हैं, और एबायोटिक में क्या आते हैं? नॉन लिविंग फैक्टर्स, जो कि सिर्फ अफेक्ट करते हैं चीज़ों को। तो टेम्परेचर भी नॉन लिविंग फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा। ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर मतलब तापमान हो गया, ह्यूमिडिटी मतलब उमस हो गया, लाइट आपको पता ही है। तो ये तीनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव। क्या ऑप्शन है इसका? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड सिस्टम, दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड सिस्टम कौन सा है और कहाँ पर है? जैसे ग्रासलैंड्स होते हैं वैसे ही वेटलैंड्स होते हैं, उसमें भी बहुत सारे ट्रीज वगैरह की ग्रोथ होती है। तो इसका आंसर है पेंटेनल, जो कि लोकेटेड है साउथ अमेरिका। ये आपको याद ही करना होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, विच इज टर्शरी कंज्यूमर, तीसरे लेवल का जो कंज्यूमर है वो कौन है? टर्शरी कंज्यूमर कौन है? तो इसका आंसर है हॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। द ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज रिलीज्ड फ्रॉम, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो किस चीज़ से रिलीज होता है? तो अभी हमने डिस्कस करा कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें होती है सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ग्लूकोज। तो इससे जो पानी होता है, ऑक्सीजन होता है, वो किस चीज़ से रिलीज होता है? तो ऑक्सीजन रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है CO, और ये एक ऐसी गैस है, अगर आप एक रूम में पैक हैं और बहुत ज़्यादा उस रूम को पैक कर दिया गया तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपके ब्लड के साथ कंबाइन होकर के डेथ तक कॉज कर सकती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, और ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन को रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। एसोसिएशन ऑफ एनिमल्स व्हेन बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड, ये आपने एसोसिएशंस पढ़े होंगे। ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों पार्टनर्स जो होते हैं बेनिफिटेड होते हैं, एक ट्री है और एक एनिमल उस पर सर्वाइव करता है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ जो परफॉर्म करते हैं फंक्शन, उसको क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, साथ में मिलकर के जो काम किया जाता है, तो वो क्या होते हैं? दोनों ही ऑर्गेनिज्म इसमें बेनिफिटेड होते हैं। वैसे ही अमेंसिलिज्म, कमेंसिलिज्म, इन सब के बारे में भी आप रीड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अपर पार्ट ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम कंटेन्स, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है, जो पानी से रिलेटेड इकोसिस्टम होता है, उसके जो अपर मोस्ट पार्ट होता है उसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं?
तो उसमें जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको बोलते हैं प्लैंकटन या प्लैंकटन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज, इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो मतलब हम प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स ये सब कुछ पढ़ रहे थे, इसमें जो स्टेबल कम्युनिटी होती है वो कौन सी होती है, कौन सी होती है? दैट इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये जो होती है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स आपको पता है कि ये दूसरी चीज़ें हैं तो ये तो आएंगी नहीं। अब इन दोनों ऑप्शन में से चूज़ करना है। अगर आपने रीड करा होगा तो आप क्लाइमेक्स कम्युनिटी पर टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, वही बात हुई, यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करना बताया मैंने आपको। अब द एनिमल दैट हैज़ रिसेंटली बिकम एक्सटिंक्ट, ऐसा एनिमल जो अभी अभी एक्सटिंक्ट हुआ है। मैंने आपको पढ़ाया है, थ्योरी वाला वीडियो देख सकते हैं आप। एक्सटिंक्ट, एंडेंजर, थ्रेटन्ड, वाल्नरेबल, रेयर, इस टाइप की जो स्पीशीज़ है, तो ऐसा एनिमल जो अभी अभी एक्सटिंक्ट हुआ है उसका नाम है डोडो। क्या नाम है? डोडो। आर्कियोप्टेरिक्स एक कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स से मैमल्स के बीच में। डायनासोर बहुत पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं तो ये दोनों कैंसिल हो गया। मैमथ, कलर चेंज हुआ था मैमथ का, मैमथ एक्सटिंक्ट नहीं हुआ था, तो ऑप्शन क्या है? डोडो। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम आते हैं। द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वॉज प्रपोज्ड बाय, इकोलॉजिकल पिरामिड का जो कंसेप्ट था ये किसने प्रपोज किया था? तो ये प्रपोज किया था साइंटिस्ट चार्ल्स एल्टन ने। किसने प्रपोज किया था? चार्ल्स एल्टन ने। तो ये हो गए हमारे कुछ MCQs रिलेटेड टू यूनिट 2। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू।